नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे शो पूछ रहा है पुष्कर में पांचवें एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के नामी गिरामी सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर निखिल जी। और निखिल जी के साथ जुड़ रहे हैं विक्रांत वैभव, युवा भारत यंग इंडिया के अध्यक्ष सह समाज सेवी, और शिलभद्र हर्षवर्धन जी, भारतीय संघ बिहार प्रदेश सचिव हैं, भारतीय किसान संघ बिहार के सचिव प्रदेश सचिव हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम पूछ रहा है पुष्कर में। और जैसा कि आज देश में जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसी के से आज हमारा क्वेश्चन होगा आप लोगों से। आप सब ने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखने के लिए आपका भी स्वागत है। निखिल जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और बिहार से भी हैं। आप जल्दी से थोड़ा बिहार के किसानों के बारे में मुख्य बातें, क्या समस्या है, क्या उनके मतलब जरूरत है, और किस चीज पे उनको काम करना चाहिए, किस क्षेत्र में सरकार को उनके लिए मतलब सुधार लाना चाहिए कि सरकार उसके। और 2006 के बाद हमारा एपीएमसी जो बाजार समिति था वो भंग हो चुका है। तो आप हमें 2 लाइन अपने जल्दी से बता सके हमारे दर्शकों को। देखिए, बिहार जो एक वर्सेटाइल प्रदेश है, इसमें हर तरह की भूमि है। कहीं पर एक तरह से आप इसको नहीं तौल सकते हैं, क्योंकि कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, कहीं पहाड़ है तो कहीं पर बालू है। तो आप अगर कैलकुलेटिव रूप में अगर देखेंगे बिहार को एक दृष्टिकोण से लेकर चलेंगे, ये संभव नहीं है। बिहार कई अलग अलग जो है वो खंडों में बटा हुआ है, और उसका जो विशेषता है वो अपने आप में है। ऐसा नहीं कि बालू का लाभ नहीं है, पहाड़ का लाभ नहीं है, या फिर जो बाढ़ग्रस्त भूमि उसका लाभ नहीं। उसकी जो बाढ़ वाली भूमि है उसकी अपनी ऊपर क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो समुचित उत्पादन होता है, उस उत्पादन के लिए जो संसाधन उसको मुहैया किसानों को होना चाहिए सरकार के द्वारा, वो नहीं हो पाता है। दूसरी बात है कि अगर उत्पादन हो भी जाए, उनके पास भंडारण की जो समस्या है वो बनी रहती है। तीसरी बात, अगर वो फिर भी भंडारण कर ले तो उसको जो मूल्य है वो मूल्य नहीं मिल पाता है। तो किसान को हर तरफ से, जब से वो शुरू किया खेती, तब से लेकर जब तक वो अपने घर तक ले आया, बेच नहीं लेता, तब तक उसको मार ही मार सहनी है। बीच में प्रकृति की मार हो सकता है, क्रिमिनल का एरिया हो तो उसकी भी मार उसको सहनी पड़ती है। तो एक ढंग से नहीं, उसको बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही संयमित तरीके से हमको किसानों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हम किसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तब तक बिहार का विकास भी संभव नहीं है। निखिल जी, आपका एक विगत 8 दिसंबर का एक फोटो है जो भारत बंद के दौरान जंजीरों में आप जकड़े दिख रहे हैं, और ये फोटो वायरल हो रहा है ट्विटर पे। इसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरा मामला बता सकते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए प्लीज। किसान जो है ना, किसान हर तरफ से घिरा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत कहा कि प्रकृति की मार है, सरकार की मार है, और जो विभिन्न तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसकी मार है उनके पास। तो किसान को पुनः ये जो बिल आया हुआ, इससे कहीं ना कहीं और कस के जंजीरों में बांधने का एक प्रयास है। पूरे तरीके से आप बन जाएंगे, आपकी जमीनें ले ली जाएंगी, उसका स्वामित्व, उस पे जो लोन लेना है वो कोई और ले लेगा, उसका जितना लाभ है वो दूसरा लेगा। बेसिक क्या है चीज इसमें कि ना तो कंज्यूमर्स को फायदा होना है, ना प्रोड्यूसर को फायदा होना है। जो मिडिल मैन है उसको फायदा देने के लिए सरकार कानून बना रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो हमें जंजीरों में जकड़ना चाह रही है, जिसका मतलब कृषि बिल का अगर टोटल फॉर्मेट देखें तो इसका यही अर्थ निकलता है, यही उसमें संवाद था। धन्यवाद निखिल जी। अब हम अपना रुख करते हैं विक्रांत वैभव जी की तरफ। और विक्रांत वैभव जी के बारे में बता दें, ये युवा भारत यंग इंडिया के प्रेसिडेंट है, यानी अध्यक्ष है। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत वैभव जी। और विक्रांत वैभव जी, आपका आप भी बिहार से ही हैं, और आपका जो ये किसान आंदोलन है
उस पे आपका क्या नजरिया है और किसान जो कर रहे हैं वो क्या सही है? आप थोड़ा जल्दी में हमारे दर्शकों को बताएं, समय का अभाव है, तो थोड़ा आप प्रकाश डालें हमारे किसान आंदोलन पे और क्या ये सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सर जी आपको धन्यवाद जो आपने जी हमें समय दिया, मौका दिया अपने चैनल पे अपनी आवाजों को रखने के लिए। आपने अभी बोला किसानों की भी बात। हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, उसको किसानों का समाज बोला जाता है, किसानों की सोसाइटी बोला जाता है। हम लोग का जो पारिवारिक स्टेटस रहा है वो कहीं न कहीं किसानों से आज भी जुड़ा हुआ है। हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों में से हैं। आज हम चमक धमक की दुनिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों नहीं जॉब करने लगे? जब अपना पृष्ठभूमि देखते हैं तो आज भी हम लोगों का कृषि पृष्ठभूमि है। ये जो बिल है, ये जो सरकार ये जो बिल लाई है, ये जब हम लोग इस पे अनुशंसा करते हैं, इस पे रिसर्च करते हैं, तो देखते हैं कई बड़ी खामियां इस बिल के अंदर सरकार की मंशा को जगजाहिर करती है। सरकार की ये बिल वही अंग्रेजी हुकूमत की ओर इशारा कर रहा है, जो हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आया था, सेम ढांचा जो आज सरकार की मोनोपोली चली, सेम ढांचा ईस्ट इंडिया कंपनी का था। ईस्ट इंडिया कंपनी का हम थोड़ा सा प्रकाश से मतलब पीछे लेकर जाते हैं, भारत को फिर से हम आज से 400 साल 500 साल पीछे लेकर जाते हैं और वहां से संक्षेप में अपनी बातों को रखना चाहूंगा। 400 साल पीछे जब जाते हैं तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तो उनका मंशा क्या था कि लोगों से किस तरीके से पहले उनको आर्थिक रूप से मदद दिया जाए, सामाजिक रूप से मदद दिया जाए। जब वे देने में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहे तब उन पर आधिपत्य जमाने का उन्होंने भरपूर कोशिश किया, जिसका खामियाजा आपने हमने सबने देखा। भारत को गुलामी की जंजीर में पूर्णतः जकड़ के रख दिया। आपका कहना है वैभव जी कि सरकार का जो भी मतलब बिल आई है वो सरासर एक गुलामी के तरफ हमें धकेलने का ये पूरा इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से, वर्तमान सरकार केंद्र सरकार की तरफ से। बिल इसमें जो डाला गया है वो पूर्ण रूप से हमको गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। उसकी मोनोपोली कहीं न कहीं फिर से जो भूमि के मालिक हैं, जैसे भूमि के मालिक कहीं न कहीं आप देखिए पूरे देश में एक ऐसे सोसाइटी के लोग हैं, उस सोसाइटी का नाम नहीं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, एक इशारे में बताना चाहूंगा, एक सोसाइटी के लोग आज भी एक जमीन एक लॉबी के मालिक होते हैं पूरे देश। बिहार में कुछ समाज हैं, एक या दो समाज हैं जो पूरे जमीन को लॉबिंग करते हैं। पंजाब में कुछ लोग हैं, हरियाणा चले जाइए कुछ लोग हैं। ये जो सरकार की मंशा है इसको इस नजरिए से पढ़िए, इस तरीके से पढ़िए कि वे एक कंपनी के मार्फत किसानों को अपने और मतलब एक कंपनी के मार्फत जकड़ने का प्रयास करेंगे। वे जिस तरीके से कहा जाता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस नजरिए से वे लोग आएंगे। आज हम जिस मतलब शहर से बिलोंग करते हैं उसको भागलपुर कहा जाता है और ये भागलपुर केला की खेती में पूरे देश में अपना चर्चा का विषय रखता है। अभी यहाँ पे जो नॉर्मल केला का खेती का दर है वो 30,000 रुपया हम लोगों को बीघा के अंदाज से हम लोगों को मिलता है। वे कंपनी आएगी, मान लीजिए हमको 60,000 रुपया बीघा में वे कंपनी हमको 60,000 रुपया बीघा के दर से हमको 5 बीघा अपना जमीन है, 60,000 रुपया बीघा के दर से हमको वो पैसा दे दी, दुगुना पैसा दे दी। मेरी आदत क्या बन जाएगी? 60,000 रुपया बीघा लेने की आदत बन जाएगी। अब मेरा जीवन शैली क्या होगा? थोड़ा सा जो अभी प्रेजेंट जीवन शैली है उसमें बदलाव हो जाएगा। वैभव जी इस पे हम लोग विशेष बातें फिर से करेंगे। अभी हम अपना रुख करते हैं शीलभद्र हर्षवर्धन जी के तरफ, और शीलभद्र हर्षवर्धन जी के बारे में बता दूं, ये किसान संघ के यहाँ बिहार प्रदेश के सचिव हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका रुचि है, और एपीजे अब्दुल कलाम भी इनके जो भी प्लांट हैं वहाँ पे भी विजिट कर चुके हैं। शीलभद्र जी आपका स्वागत है हमारे शो में। शीलभद्र जी, जो किसानों की स्थिति है, पूरे देश की स्थिति जो है किसानों की, और ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें आपकी राय क्या है कि ये जो आंदोलन है, ये जो किसान बिल है 2020, वो सरकार का जिस तरह हमारे निखिल जी ने बताया और वैभव जी ने बताया, ये एक सरकार गुलामी की तरफ देखे थे, क्या आप इससे सहमत हैं? आपकी बात को हम थोड़ा सा एक नया डायमेंशन दे के बता रहे हैं। जी जी जी। भारत सरकार जब से खरीदारी
हाईएस्ट खरीदारी 21%, ये भारत सरकार का है। जी जी। माने भारत से पहले भी 80% खरीदारी प्राइवेट ही कर। तो बिल में कोई बहुत ज्यादा नया प्रोविजंस नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हम रिलैक्स कर, फायदा किसान को नहीं मिला। पहले भी किसान प्राइवेट पार्टी को ही 80% अपना सामान बेच रहा, फायदा किसको मिला इस पर डिबेट कीजिए। जो प्राइवेट पार्टी आया, सरकार 26 में दूध ले रही है और आपको 48-50 में दे रही है। 5 रुपए किसान अपना आलू और प्याज दे रहा था, सरकार नहीं ली। आज आप मजबूर होकर 40 में खरीद रहे। कौन सा किसान को फायदा हुआ, कौन सा उपभोक्ता को फायदा? अरे भाई, हम अपना ही चीज अपने से ज्यादा दाम दे के खरीद रहे हैं और अपना अनाज कम दाम पे बेच। मुद्दा यही है और इसका कोई इश्यू है, आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और सरकार कहीं से भी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। क्यों? आपने एमएसपी डिफाइन किया, जैसे भी आप स्टोरेज बनाएंगे एमएसपी मल्टीप्लाई हो जाएगा। माने किसान आपके स्टोरेज में जो सामान रखेगा, मान लीजिए हम 100 मन धान रखती है सरकार के गोदाम में, तो 100 मन माने 40 किलो के हिसाब से 100 मन कितना हुआ? 4 टन। 4 टन गुने 1980 रुपया हो जाए। सरकार ये नहीं चाह रही है, बेवकूफ क्या बना रही है कि 6000 रुपया हम दे रहे हैं। क्या भाई? किसान सम्मान निधि। अरे भाई, बेवकूफ बना रहे हो। 1 बीघा के किसान का फॉर्मूला बता दें। 1 बीघा का किसान 2 मन कट्ठा अगर चावल धान जा रहा है तो 1 बीघा में कितना हो जाएगा? 80 मन, माने 3200 किलो। 1800 रुपए का धान प्राइवेट पार्टी 10 रुपया 11 रुपया खरीद रहा है, माने एक किसान को 3200 गुने 20 रुपया 64,000 रुपया होना चाहिए। उसको कितना मिलेगा? 32 से 35,000। 35,000 एक में हमारा नुकसान है और ढिढोरा पीटने के लिए 6,000 का साल का क्या दे रहा? किसान सम्मान। अरे भैया, टोटल एमएसपी के खरीदारी 8 लाख करोड़ का हो और 14 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिड्यूस की। भैया, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। आप हमको न्यूनतम मूल्य देते हैं, आप हमको उचित मूल्य दीजिए। बस इसी बात का हाथ जोड़ के आग्रह रखें। हमको उचित मूल्य दीजिए। न्यूनतम मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, किसान की आमदनी दुगना करते हैं, स्वप्न दिखा रहे हैं। 6 वर्ष का सरकार आपका हो गया। हर्षवर्धन जी, आप बोलना चाह रहे हैं कि जो किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को 3 किस्त में 2-2 हजार रुपए सालाना, तो ये अरे भाई, हम 1 बीघा के किसान का आपको बता दूं, एक फसल का, उसमें वो मक्का भी उग जाता है, मसूर भी उग जाता है, गेहूं भी उग जाता है। जी जी। दूसरा तीसरा फसल जोड़ देंगे तो 1 लाख करोड़ 1 लाख रुपया 1 बीघा के किसान का सरकार बर्बाद करा दे रही है। 14,000 तो इस खेती कर रहे हैं तब बोल रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया में किसान की बात नहीं दिखाई जाती। कौन हेरा फेरी किया ये दिखाया जा रहा है। भाई, सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी, किसान मीडिया में भी है। हम लोग कोई भी चाहते नहीं कोई गलत आदमी किसान आंदोलन में आए। वैभव विक्रांत जी, हर्षवर्धन जी, हम आपकी तरफ अब थोड़ा आपको विराम देंगे और हम अपना रुख करते हैं निखिल जी की तरफ। निखिल जी, जो आज की मीडिया हाउस है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मीडिया हाउस है, एक तरफ अर्णव जी जब जेल जाते हैं एक सुसाइड नोट के आधार पे, और टीआरपी का भी उनपे आरोप लगता है, टीआरपी फर्जीवाड़े का आरोप लगता है,
और एक सो कॉल्ड हीरो के रूप में उभर के आते हैं। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट तुरंत संज्ञान में लेती है उस मामले को और तुरंत ही मामले को निष्पादन करने का और उनको बेल मिल जाता है। और दूसरी तरफ वही किसान, जिस किसान का आज 17वां दिन और 11 मौतें हो चुकी हैं, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट और चाहे हमारी मीडिया संस्थानें क्यों सुस्त बैठी और क्यों नहीं मामले को संज्ञान में ले रही? क्या उनके बस की बात नहीं है ये? क्या ये ऐसा कोई कानून नहीं कि किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे सके? देखिए, आप जो सवाल किए उसके जड़ में हमको जाना होगा। जी जी। जड़ में ये है कि आप अगर किसी भी जमीन के विवाद के संबंध में अगर आप चर्चा करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि जमीन का विवाद हो गया, कितने दिन तक चलेगा? बोलेगा 20 वर्ष तो कम से कम चलेगा। जी जी। तो ये एक अवधारणा है जो पहले से लोगों के मन में बनी हुई है, ठीक है। और जहां तक ये मानवीय संवेदना है, इस संवेदना से इस सरकार का कोई लेना देना, ये पहली बार नहीं है। इन्होंने कभी भी आगे बढ़कर बात करना उचित नहीं समझा। जब अब तक की जितनी भी सरकारें बनी, सरकारें ऐसा नहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा तंबूरा दे दिया, ऐसा कोई बात है नहीं। पिछली सरकारों ने भी ऐसा बहुत बड़ा कोई कदम क्रांतिकारी नहीं उठाया। तो 1 मिनट निखिल जी, पिछली सरकार की बात की है तो पिछली सरकार के टाइम में हरित क्रांति का एक मतलब रोल मॉडल कहा जाए, उसका एक लिमिटेड स्कोप ही रह गया ना। वो बहुत दूर तक लार्जली वो फैला नहीं हमारे पास। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एकमात्र दाल क्षेत्र ऐसा है बिहार की, अगर बात करें स्पेशली भाई के बात में छोटा बात हम जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट लागू। स्वामीनाथन साहब से जाके इंटरव्यू लीजिए, 10% भी उनका रिकमेंडेशन लागू नहीं किया। आईवॉश है, सरकारी मीडिया है, क्योंकि मीडिया को भी सब्सिडी मिल रहा है, प्रिंट मीडिया को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिल रहा है। तो बात है सरकार की बात उठाने की। आपसे भाई आग्रह करें, आपको हम 10 गांव का नाम देते हैं, शहनवाज हुसैन के गांव का नाम देते हैं और आपको रविशंकर प्रसाद के गांव का नाम देते हैं, आपको बक्सर के सांसद चौबे जी का गांव का नाम देते हैं। जाइए इन्हीं जगहों में पूछिए कि क्या किसान का हाल है। बकबक करेगा नरेंद्र मोदी, बकबक करे ना अपने किसान के अपने सांसदों के गांव में। आप कहते उनको आसिफ आप पढ़े लिखे तो ठीक है। हमारा एक निखिल जी अब समय का अभाव है और हर कोई को बात रखना है। अब हम अपना रुख वैभव जी की तरफ कर रहे हैं। वैभव जी, सरकार के पास जाता था, आज का भ्रष्ट मीडिया सरकार का बात लोगों तक पहुंचा रहा है। जी 1 मिनट हर्षवर्धन जी, अब हमारा रुख होता है वैभव जी की तरफ। वैभव जी, हमारा सवाल है कि जो आज का परिवेश है, किसान जो वर्तमान स्थिति है बिहार की और पूरे देश की, उसके अनुसार अगर जो देश में हालात हो गए हैं और जिस तरह आंदोलन हो रहा है, कोई इस पे कदम क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों 2 महीने से पंजाब में आंदोलन चल रहा था और उसके बाद दिल्ली में जब दिल्ली चलो अभियान के तहत पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान और अन्य प्रदेशों के किसान जब दिल्ली पहुंचे और बॉर्डर पे पहुंचे तो उनपे अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा। वाटर कैनन उनपे पानी की बौछारें छोड़ी गई, गड्ढे खोल दिए गए, रास्ता रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद सरकार मतलब लुटियन सीटमेंट्स की जो सरकारी आवासों का भारत सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, सेक्रेटरीगण हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का निवास स्थान है, उसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर सिंधु बॉर्डर पे आज 17 दिनों से किसान बैठे हुए हैं। कोई सरकार का रिप्रेजेंटेटिव 2013 से पहले वाले राजनाथ सिंह को हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, पहले ये वीडियो देखिए। राजनाथ सिंह कहते हैं कि
हम अगर कोई किसान अगर खड़ा हुआ तो सबसे पहले हम आके बैठ जाएंगे। और वही आज सत्ता में सत्तासीन है, और वो कोई मर्म के साथ अगर 10 मिनट मिलने भी नहीं जा रहे, 4-4 राउंड 5-5 राउंड का मीटिंग हो गया, कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इन सर्द भरी रातों में आपने तो बहुत अच्छा स्वेटर डाल रखा है, उसके बाद आपने घर में हो, ठंड नहीं लग रही, लेकिन उन किसानों की सोचें आप, और बताएं कि ये जो सरकार है वो संवेदन विहीन हो गई है क्या? कोई मतलब मर्म। जी जी बिल्कुल वास्तविक है आपका। देखिए बात फिर वहीं से जाती है। अब ये निखिल जी ने बोला कि ये सरकार की संवेदनाएं मर गई है। कई पूर्व में भी सरकारें बनी और सरकार तो बनती रहती है, हर 5 साल में नई सरकार आती है या यू टर्म, मतलब यही सरकार फिर से आती है। ये हमेशा से चलते आता है और हमेशा ये चलते रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं जब इस सरकार का विश्लेषण हम लोग करते हैं, इस सरकारों को जब देखते हैं, तो एक नई अवधारणा देश में पैदा इस सरकार के आने के बाद हुई है। ये एक अवधारणा का ऐसा प्रारूप लिया है ये सरकार जब से आई है 2014 से, इस सरकार में संवेदना और दूसरी की आगे बढ़ के जो सरकार का एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, पिछले कई सरकारों में वही बात है। राजनाथ सिंह के गांव में खरीदारी नहीं। पिछले सरकार जब हम इन्हीं भाजपाई सरकार अटल जी के कार्यकाल का विश्लेषण करते हैं, उनके कार्यकाल में कई ऐसी उपलब्धि उनके कार्यकाल में देखने को मिलता है कि जब जब किसानों की बात आई, जब जब कुछ ऐसे देश के मुद्दे की बात आई, उन्होंने आगे बढ़ के बात किया, देश से आगे बढ़ के बात किया। लेकिन अभी का जो मापदंड एक देश में बना है, ये एक मतलब ऐसी मोनोपोली को ये लोग स्थापित करना चाहते हैं देश में कि कहीं ये आगे बढ़ के बात ही करना नहीं चाहते हैं। किसानों से हो या युवाओं से हो या रोजगार का मुद्दा हो या देश में रेप ऐसी संवेदनशील घटना घटती है, हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर धरना पर बैठते हैं, राजघाट पर धरना पर बैठते हैं, 11 दिन तक स्वाति मालीवाल ऐसे लोग या हम लोग ऐसे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन सरकार की संवेदना इतनी मर जाती है कि एक दिन भी सरकार ऐसी संवेदनशील मामले पर भी आगे बढ़ के बड़ा भाई बन के भी बात करने के लिए, यहाँ के जो प्रोटेस्ट करते हैं उनसे बात करने के लिए नहीं आती है। इन लोगों की अवधारणा यही है कि अपने एक कुचक्र जो रच रहे हैं देश में कि हर मुद्दे को दबा दिया जाए, मेरे खिलाफ जो आवाज उठ रही है उस आवाज को दबा दिया जाए। यही काम अंग्रेजी हुकूमत की रही है। देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज करने का यही सलीका रहा था। जी वैभव जी, इनके कुछ लोग जी वैभव जी, अब हम अपना रुख करते हैं हर्षवर्धन जी की तरफ। हर्षवर्धन जी, आज के समय कोई भी देश में आंदोलन होता है तो उसे अर्नब नक्सली, उसमें खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकवादी जैसे शब्दों का उच्चारण करके उस आंदोलन को दबाने की कोशिश करती है। बहुत सारे लोग आंदोलन को सत्तासीन दबाने की कोशिश करते हैं, रूमर उठाया जाता है। जैसे इस किसान आंदोलन की ही बात करते हैं, आप भी खाना खाते होंगे और हम भी खाना खाते हैं। आपका पसंद होगा दाल चावल सब्जी, मेरा पसंद है रोटी सब्जी या रोटी दाल। वैभव जी का पसंद होगा चावल सब्जी, और निखिल जी का पसंद होगा चिकन नॉनवेज, मतलब चिकन चावल या रोटी चावल चिकन, ये खाना पसंद होगा। अगर किसान पिज्जा खा रहा है अपने पैसे से और उसी ट्रेंड को आईटी सेल और बीजेपी के सपोर्टर उसको उठा रहे हैं कि किसान पिज्जा खा रहा है, तो क्या इससे सरकार की नियत और नीति पर आलोचना करना उचित होगा क्या, कि सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई पिज्जा खाए? बहुत अच्छी बात। साल 26 में किसान को सरकार दूध का दाम दे रहा है और 52 में लोगों को बेच, वो घर पिज्जा नहीं दिखाई। 1 लाख का सवाल है, जब 1 रुपये किलो प्याज फेंक दिया किसान, सरकार नहीं, अब 40 रुपए में उपभोक्ता खा रहा है, वो गरीब पिज्जा नहीं दिखाई दिया। पिज्जा खा रहा है तो अपने दम पे नहीं खा रहा है, कि सरकार से भीख मांग के खा रहा है। निखिल जी, सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस किया है कि हमको 14 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दिखाया जा रहा है और 8 लाख करोड़ रुपया हमको एमएसपी किया जा
we are analytic people, we are statistical people, we are cooperative people, we are comparative people. But unless we, कृषि मंत्री झूठ बोलता है, क्या बोल रहा है कि एमएसपी को बाध्यकृत करने का हमारे पास कोई अधिकार। तो मोदी जी कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन रहते हुए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को यही लिखे कि मैं मैंडेटरी कर दीजिए एमएसपी। आज क्यों कर रहे हैं? इस बात को दिखाइए, एक बात को दिखाइए कि जो मोदी खुद 2011 में बोल रहा था वो आज क्यों कर रही है। ये गुस्सा नहीं है, सारा दिन भर मेहनत करके कोई पैसा नहीं मिलता है, चोरी करके सब खाता है। क्यों कर रहा है? कौन सा अंतर है राहुल गांधी और मोदी में? निखिल जी मुस्कुर जी जी यहाँ पे एक शब्द बोलना चाहूंगा। जी जी जरूर। जो शिवभद्र जी ने बोला, देखिए यही कंडीशन है, इसी बातों को हमेशा हम लोग जोर दे रहे हैं। जो मोनोपोली को स्थापित किया जा रहा है उससे देश को बचने की जरूरत है। अभी हम लोग एक किसान परिवार से, मध्यवर्गीय परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। आज के डेट में ये बताइए, एक ब्रांडेड शर्ट पहनने का, एक ब्रांडेड जींस पहनने का किस किसान का औकात नहीं है। मध्यवर्गीय से मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय के बच्चे जो होते हैं जनरली इसको एक पैसे का सरकार से इनका सैलरी नहीं और हम मेहनत करके पहन रहे हैं तो कई जी। अब हर्षवर्धन जी, वैभव जी, हम अपना रुख अब निखिल जी की तरफ से करते हैं। निखिल जी, हमारा हर्षवर्धन जी समय कम है, हर्षवर्धन जी समय कम है, हर्षवर्धन जी समय कम है। जी जी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारे देश का जो बुनियाद है वो सोशलिज्म है। जी जी हम लोग समाजवाद को कहीं ना कहीं मानते हैं। फिर एक दौर आया जहां पर पूंजीवाद को भी जगह दिया गया। इस समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद एक पैरेलली चलेगा। अब क्या कर दिया गया कि पूंजीवाद को मुख्य धारा बना दिया गया, समाजवाद गया पिछले दूरी पे चला गया, वो पिछले जड़ में भी नहीं दिख रहा है, उसको पाताल में भेज दिया गया। तो समाजवाद है तो किसानों का इतने समय तक शोषण हुआ, स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं तो शोषण हुआ। समाजवाद के नाम पर हमारी जमीनें छीनी गई, तरह तरह के जो हमारे साथ जो जुल्म हुए, किसान जो समृद्ध किसान था उसको तोड़ दिया गया। अब फिर कह रहे भाई कॉर्पोरेट उसी जमीन को लेके एक साथ खेती कर सकता है, एक साथ भंडारण कर सकता है, तो फिर जमींदारी और इसमें अंतर क्या है? आपने जमींदारी फिर खत्म क्यों किया? अब जमींदारों का विरोध क्यों है आपको? जी निखिल जी, वैभव जी आपसे एक सवाल है। एक तरह से फिर से जमींदारी स्थापित की जा जी रही है। निखिल जी समय का अभाव है। निखिल जी समय का अभाव है, 2 मिनट। वैभव जी, हम आपकी तरफ अब रुख करते हैं। बिहार चुनाव जो विगत कुछ ही दिन पहले बीता है और अभी हमारे प्रदेश बिहार प्रदेश में नीतीश कुमार जी और भाजपा की गठबंधन से सरकार बनी है। नीतीश कुमार जी का नाम बड़े भाई आप ले रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट हर्षवर्धन जी, पहले मेरा पूरा क्वेश्चन पूछ ले, हम आपके पास भी आएंगे। जी 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 एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट, हम अभी पूरी बात आपसे करेंगे। 1 मिनट पहले क्वेश्चन हमारा सुन ले आप लोग। तो नीतीश जी ने उन्हीं राजद और महागठबंधन पे एक सवाल किया था। आप युवा संघ के और यंग इंडिया के आप अध्यक्ष हैं, आपसे ये सवाल है युवाओं के पक्ष में कि राजद यानी कि महागठबंधन ने 10 लाख रोजगार का वादा किया और विगत उसके मैनिफेस्टो बीजेपी के आने से पहले तक वही सुशील कुमार मोदी जो अब राज्यसभा जा चुके हैं और वही नीतीश कुमार जी पब्लिकली मंच से जो जनसभा कर रहे थे उसमें उस पे उंगली उठा रहे थे और खुद अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 19 लाख रोजगार का वादा किया। आज सरकार भी बन गई, बधाई हो उनको कि उनकी सरकार बनी। लेकिन जब 19 लाख का रोजगार हो गया, सब कुछ हो गया और तेजस्वी जी ने वादा किया था कि हम पहली सरकार बनते और पहली मीटिंग में 2 लाख रोजगार देने का पहल करेंगे और साइन करेंगे, पहला सिग्नेचर मेरा रोजगार पे होगा। आज सारे मंत्रालय बट गए, सारा डिपार्टमेंट बट गया,
हर कोई एक विधानसभा का सत्र भी खत्म हो गया और इसमें रोजगार की कहीं बात नहीं उठ रही है। इसके लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं, आपकी पार्टी और आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे युवाओं के पक्ष में? वैभव जी, आपने वास्तविक सवाल को आज रखा और आज पिछले कुछ दिनों से हम निखिल जी इसी पर चर्चा कर रहे थे, इसी पर बात कर रहे थे। हम लोग बहुत जल्द इस सोच के साथ एक कार्यक्रम करने वाले हैं विगत कुछ ही दिनों के बाद, और ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश स्तर का होगा। जो भागलपुर में हम लोग अभी जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। हम लोग का जो मांग है, पहला आपको पूर्ण में बोले हैं युवा आयोग का गठन हो, उस मांग को लेते हुए हम लोग अपनी रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं पूरे बिहार स्तर पर कि किस तरीके से हम लोगों को अगला कदम जो सरकार ने 19 लाख का वादा किया था, उस मुद्दे को कैसे सरकार तक फिर से प्रमुखता से रखा जाए। पहले एक वॉइस के थ्रू रखा जाए। अगर वो बात को नहीं सुनता, अगर इग्नोर करती है कि मैंने ये बात नहीं बोला, तो सरकार की मंशा है वो करेगी, निश्चित रूप से करेगी। लेकिन पहले हम लोग एक सिस्टम से जाएंगे, सिस्टम से बात को रखेंगे प्रतिनिधिमंडल के रूप में। वो सरकार अगर मांग नहीं सुनती, 19 लाख जो वादा किया था उस वादा पर वो मुकरती है, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार में इस पर बहुत बड़ी जन आंदोलन करेंगे। और ऐसी जन आंदोलन होगी कि वो नीतीश की सत्ता, जो नीतीश जी की सत्ता है, जो पटना की उनकी राजनीतिक सरगर्मी है, उसको युवा भारत आपको विश्वास दिलाता है। युवा भारत इस बार पूरे बिहार में उनकी सत्ता को बदल के दिखा देगा और पूरे बिहार में इस बार जो युवा भारत ही नहीं, युवा भारत का मतलब हुआ पूरे बिहार का युवा इस बार ये सत्ता पक्ष को दिखाएगी कि युवा को झुठलाने का, युवा को बरगलाने का क्या खामियाजा होता है। ये बीजेपी और मोदी, बीजेपी शासित मोदी और नीतीश सरकार को इस बार ये देखने को मिलेगा। अच्छा, व्यापक पैमाने पर देखने को मिलेगा। अब हमारा रुख निखिल जी की तरफ से। निखिल जी, एक बिहार चुनाव में वादा हुआ था कोरोना को लेकर कि चुनाव का अगर हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, और पहले नंबर पे भी थी ये वादे कि कोरोना का जो टीका है और जो वैक्सीन आएगा वो बिहार के और प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं उनको फ्री में बांटा जाएगा। और इस पे बहुत सारे मीम भी बने कि कोई बोल रहा है कि ये गाड़ी घूम गई कलकत्ता, बंगाल की तरफ, क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद अब जब कोरोना वैक्सीन अपने आखिरी चरण में है बनने के, तो उसकी समीक्षा बैठक की जा रही है। उसके प्राइस का मतलब हमारे माननीय लोग उसका प्राइस डिटेल्स ले रहे हैं कि कितना खर्च आएगा, कितने में उसको बांटा जाएगा, और उसकी मीटिंग हो रही है। तो क्या वो वादा एक राजनीतिक वादा था जो बिहार के प्रदेश के नागरिकों को छलने की कोशिश की गई? राजनीतिक अगर होता तो निश्चित रूप से उसका कोई हल निकलता। बेसिकली वो चुनावी वादा है। ये लोग जुमले की सरकार बनाते हैं, जुमलों पे सरकार चलाते हैं और जुमलों से ही पुनः जो है ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंसना, और जनता बार बार फंसती है। समस्या क्या है कि हमारे सामने क्या सवाल क्या होता है, हम अपने नेता को चुनना छोड़ चुके हैं। हम चुनते हैं दल को, और दल के दलदल में जनता डूबती जा रही है, फंसती जा रही है और उसका आतंक डूब चुकी है। जिसका परिणाम ये होता है कि वादा जो होता है उस पर सवाल कौन करेगा। आंदोलन, नेता आंदोलन नहीं करता। जन आंदोलन फुट जब तक नहीं होगा तब तक किसी आंदोलन का मतलब नहीं निकल के आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज कृषि आंदोलन पंजाब और हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग मूव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अब आ रहे हैं, जुट रहे हैं इसके साथ। तो वो 100 फुट अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार तक भी आएगा। बिहार के किसान में भी बेचैनी है, लेकिन उनको पता नहीं है हम जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि संसाधन किसी चीज के लिए जरूरी होता है। लोग संसाधन विहीन होते जा रहे हैं, इसका मतलब है लोग कमजोर होते जा रहे हैं। सरकार यही चाह रही है कि लोग कमजोर हो जाए और हमारा शासन मजबूत हो। लोग मजबूत हो, ये किसी सरकार की मंशा ही नहीं है। अब हमारा हम अपना रुख अब हर्षवर्धन जी की तरफ कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आप किसान संघ के सचिव हैं बिहार प्रदेश के, और प्रदेश से ही एक जुड़ा हुआ सवाल है। 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार बनती है भाजपा और जदयू की गठबंधन से,
और 2006 में बिहार में जो एपीएमसी है यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति, उसको भंग कर दिया जाता है। बहुत सारे बाजार समिति थे बिहार में, बहुत सारी जमीन थी। 1% का कर लेके किसानों को 4-5 सुविधाएं दी जाती थी, जैसे बिजली, पानी, उनके अनाज का सुरक्षा, सेफ्टी और पीने का पानी, ये सब मुहैया कराया जाता था। और पालदारी का और कृषि के अनाज का जो अनाज होता था उसका कीमत सरकार हर साल तय करती थी। लेकिन 2006 में लाइट कट गया। 2006 में क्या हुआ कि इसके एवज में क्या किया गया कि इस कमिटी को भंग कर दिया गया। जो चुनाव होता था बाजार समिति के लिए उसको भंग कर दिया गया। और उसके बाद आज के डेट में कोई भी एक्टिव बिहार में बाजार समिति नहीं है। उस पे जो 2006 में जो भंग किया गया उसमें उस समय उस पे कार्यरत कर दिया गया। वीडियो स्तर के अधिकारी को उसका चार्ज दे दिया गया, प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज दे दिया गया। और आज का जो वर्तमान परिवेश है, आप तो हमसे पूरे प्रदेश में घूमते होंगे, किसानों के समस्याओं पे रूबरू होते होंगे, तो आप इस पे थोड़ा अपना बात रखें कि क्या वो सही निर्णय था बिहार सरकार का? अच्छा, सही क्या है गलत क्या है हम आपको उसी को तस्वीर के रूप में, बिहार में भी एमसीएफ नहीं है, नहीं है, लेकिन 75% तो प्राइवेट खरीदा और 10 से खरीद रहा। भैया वो आधा दाम में खरीद रहा। 6 महीना किसान इंतजार किया। ऑर्डिनेंस के बाद 3 सितंबर को हम लोग लिखित रूप से कृषि मंत्री जी को साक्षात खड़े होके दिए कि हमारी समस्या ये है। भैया 6 राउंड का बातचीत किए तो बतवा एक बार 6 बार कीजिएगा तो क्या होगी? एक बार में ना मान लीजिए, 6 बार तो वही बात की है, 7वां बार वही बात करें। छोड़ दिए सब बात। 2022 छोड़ दीजिए, 2030 तक भी अगर नरेंद्र मोदी किसान का आमदनी दुगना कर देंगे तो मुंह छोड़ा के उनका हम आज के जो नियम कानून है उनका गुलामी लिख दें। नहीं, एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं मैं। बेसिकली आमदनी दुगुना किस पर, किस अमाउंट पर? आज अगर आप देखिएगा, आप देख लीजिएगा हमारी जो आमदनी है आजादी के बाद से आज तक क्या है, और किसी भी नौकरी का किसी भी नेता का कैलकुलेट कर लीजिए, अगर उसकी आमदनी कहीं मैच कर जाए ना तो आजीवन हम भी गुलामी कर देंगे। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए हमारे विकास का उनके विकास का, हमारे पहनावे का उनके पहनावे का, हमारे खाने का उनके खाने का। अब होगा ना, रुकेगा क्यों तुलना? तुलना होगा तो हर स्तर पे होगा ना। आज किसानों ऐसे रवि शंकर प्रसाद आके आप लोग ने बोला कि किसानों का आमदनी को अरे भैया झूठा रहेगा। अपने गांव में चल के पूछोगे तुम्हारे रवि शंकर प्रसाद तुम्हारे गांव की आमदनी किसानों का कितना बड़ा 6 साल कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट नजर में चाहिए वहां 100 किसान के मुंह से आप जवाब बता देंगे कि आमदनी नहीं बढ़ा। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये जो है ना नव सामंतवाद, आप इसको पूंजीवाद कहिए या इसको जो भी नाम दे दीजिए, ये बेसिकली नव सामंतवाद है कि चंद लोगों के हाथों में पूरे भारत की व्यवस्थाएं दे दी जा रही हैं। आपको रेल दे दी गई, जो जनसाधारण की सुविधाएं हैं, जो जनसाधारण जिनके उपयोगिता की चीजें या सरकारें जिससे आदान प्रदान करके चीजों को चलाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी भी सूचना है। हमारा तंत्र जब निजी के हाथ में जाए उनके पास हमारी सारी जानकारी रहेगी। हमारे रक्षा से लेके रेल हो, सड़क हो, हर चीज आपको जब अधीनस्थ कर रहे हैं किसी के, तो कहीं ना कहीं उसका पालन कर जाएगा। वो सरकार है हमको दिखाई नहीं आता है कि नेता का तनख्वाह पाने वाले लोगों का तनख्वाह बंद कर दीजिए।
देंगे और उनको उसी अनुपात में एमएसपी के हिसाब से अनाज देंगे। अब जिस तरीके से ये लोग हर चीज को निजीकरण के दौर में ढालते जा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कल इन लोगों का जो सोच है, इन लोगों का सोच ऐसा नहीं हो जाए ये सरकार भी निजीकरण कर दे। कोई हमको काहे कि ये प्रधानमंत्री चाहिए, हमको सीईओ चाहिए जो हमको फायदा दे, हमें साला खा सकते हैं। प्रधानमंत्री भी निजीकरण हो जाएगा। अगर निजीकरण नहीं करना है तो सरकार का निजीकरण कीजिए। जो सरकार बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं हर्षवर्धन जी। आप हर्षवर्धन जी आप कहना चाह रहे हैं कि आपको सरकार नहीं चाहिए, अगर निजी हाथों में सब कुछ रहेगा तो आपको सरकार नहीं चाहिए, आपको सीईओ चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। जी सक्षम ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। जब रेल नहीं चला सकते, जब सड़क नहीं चला सकते, जब कोई व्यवस्था वो सुचारू रूप से खुद से चला नहीं सकते, उनके पास लोग नहीं है, वो लोग रख नहीं सकते, वो जनता का पालन नहीं कर सकते, फिर सरकार बना क्यों रहे हम? अच्छा मेरे एक बात का जवाब दे, आज देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल एम्स है जी, हमारे साथ बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्था IIT है। वैभव जी अब नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हर्षवर्धन जी और निखिल जी जुड़े रहेंगे। अब निखिल जी देखिए, आपका बहुत बड़ा आरोप है प्रधानमंत्री पे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बड़ा आरोप है प्रधानमंत्री पे कि आपको देश का प्रधानमंत्री नहीं सीईओ चाहिए। अगर निजी हाथों में सारी व्यवस्था जा रही है तो आपको सीईओ चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री चाहिए देश में। तो आज का हमारा यहीं पे ये जो एपिसोड है इसको धन्यवाद निखिल जी, हर्षवर्धन जी, वैभव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप हमें चाहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना तो हमारे नीचे दिए गए यूजर आईडी को के द्वारा फॉलो करें। और अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको कोई समस्या है तो हमें ट्विटर पे टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम उसका निदान हम अपने अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे। और अगले अतिथि जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उनसे ज़रूर पूछने का और हम अपने दर्शकों के सामने उन सवालों को ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए तमाम दर्शकों का और हमारे अतिथिगणों का तहे दिल से शुक्रिया। अब हमें इजाज़त दें। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।